आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ढाका में बड़ी तब्दीली की दस्तक सामने आई है। बांग्लादेश की तारीख का वो मोड़ आ पहुंचा है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। हसीना वाजिद के 15 साल तवील और भारतीय हिमायत याफ्ता इक़्तिदार के खात्मे के बाद कल ढाका में एक नया सूरज तुलू होने वाला है। इलेक्शन कमिश्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह के मुताबिक इस बार इंतखाबी मार्के में 50 से ज़ायद सियासी जमातें और तकरीबन 2000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जिनमें 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल हैं जो इस बार मुल्क की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। अहम उम्मीदवार और सियासी मुहिम जो इस बार इंतखाबी मैदान में BNP के तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीक रहमान जैसे बड़े नाम सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं, जो मुल्क को एक नई समत देने के लिए कोशिश हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार 10 नई सियासी जमातें उभर कर सामने आई हैं जो बांग्लादेश की सियासत में जेन-ज़ी यानी नौजवान नस्ल के बढ़ते हुए असर रसूख की इलामत हैं। इसी पर बात करेंगे। राज़िया अनवर चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार के खात्मे को आप बांग्लादेशी सियासत का कितना बड़ा तारीखी मोड़ समझती हैं, और अभी ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं इनमें जेन-ज़ी का किरदार कितना अहम है? देखिए शहरबानो, जेन-ज़ी ने ही तो आउस्ट किया हसीना वाजिद को, जेन-ज़ी की ही तो तहरीक थी। जेन-ज़ी ही तो इस बात को मान नहीं रहे थे कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उनके मुल्क के अंदर इतना ज्यादा हो। उन्हीं ने तो ये बात सबसे पहले ना सिर्फ ये कि समझी, बल्कि उसको फिर उसके बारे में बहुत आर्टिकुलेट हुए और फिर सड़कों पे निकल आए। और प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि उनका मुल्क जो है वो हसीना वाजिद नहीं चला रही थी, उनका मुल्क जो है वो हिंदुस्तान से चल रहा था, जिसमें कुछ भी उनके फायदे के लिए नहीं हो रहा था। और वहां पे जिस लेवल की पर्जिंग हो रही थी अपोजिशन की, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वहां पे और फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली का हाल था, इन सारी चीजों को देखते हुए जेन-ज़ी जो है और इवन बूमर्स भी, उन्होंने यही इस बात के बारे में डिसाइड किया कि ये चीजें ज्यादा देर नहीं चल सकती, और और जाना पड़ा। और उसकी अपनी करप्शन भी बहुत ज्यादा थी। हसीना वाजिद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था। बहुत ज्यादा ब्रूटल दौर था, बहुत ज्यादा लोगों को जितने अरसे से पकड़ा हुआ था, सरकारी अफसरों से लेकर जो प्राइवेट जेल्स बनाई हुई थी, कोई बंदा बात नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि उनका पूरा मुल्क जो है वो एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी पे चल रहा था जिसमें बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से फिर खास तौर पे जो है फिर जो चीज़ ट्रिगर हुई कि जो उनके जो कोटा सिस्टम है, खास तौर पे जिस चीज़ ने फिर सड़कों पे वो निकल आए कि जो लोग जिन्होंने 71 की वॉर जो है उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनके बच्चों को जो एक कोटा के तहत जो है वो प्रमोट किया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी इंडिया की पॉलिसी थी, और वही मुक्ति बानी जो है उसको और ज्यादा रीइंफोर्स करना और वहां पे वही मेंटेलिटी को लेके आना। तो उनका रोल तो बहुत ज्यादा था। लेट्स सी कि अब उसमें आगे चलकर कितना वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं और क्या करते हैं। कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि कितनी शफाफियत होगी इन इंतखाबात में, और किसका पलड़ा जो है वो भारी है? शफाफियत देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी तक की जो खबरें हैं वो तो बहुत स्मूथ है, बहुत पीसफुल है लोगों का। मेरा ख्याल है आज उनका कैंपेन का लास्ट डे है, और वो उसके बाद उनकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज इसके बाद जो है वो कैंपेनिंग नहीं करेंगी, तो उसमें भी एज सच कोई केओस, कोई अनरेस्ट जो है वो सामने नहीं आया है। बाकी जहां तक पलड़ा किसका भारी है, अभी तक तो खालिदा जिया का जो बेटा है उसका 37.77 जो है तारिक रहमान का जो प्री पोल जो है उनकी पॉपुलैरिटी का आ रहा है, और जो दूसरा शफीक रहमान है जमात इस्लामी वो है 35.5। तो बहुत क्लोज है दोनों के दरमियान। लेकिन जो खालिदा जिया के बेटे हैं उनके पास ऑफ कोर्स सिंपैथी वोट भी है। वो 12 साल से भी ज्यादा टाइम से एग्जाइल में हैं, और प्लस जब वो अपनी माँ के मरने पर आए हैं वापस, तो ये सारी चीजें काउंट तो करती हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जमात इस्लामी और 11 बड़ी जमातें और हैं, जिनमें से एक जो बहुत प्रोमिनेंट है वो वही यूथ की जो है वो पार्टी है, और मैंडेट जो है वो दोनों का डिफरेंट है। जो तारिक रहमान वो बात कर रहे हैं सॉवरेनिटी की, और मुल्क को जो है वो सही राह पे लेके चलने की, और बांग्लादेश फर्स्ट की। और जो दूसरे हैं जमात इस्लामी और जो यूथ, दिल्ली से फासला होता है, फासला इख्तियार करती है नई हुकूमत,
تو ایسی صورت میں چین پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے سمت جائیں گے بنگلہ دیش کے، اور پاکستان کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جیتے؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے کوئی بھی پارٹی ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو جاتی ہے تو میری انڈرسٹینڈنگ میں پاکستان کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی فورن پالیسی کو ری الائن کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آئے گا، اگر تو دوسری جماعت آ رہی ہے، جماعتیں آ رہی ہیں 11+1 جماعت اسلامی اور 11 اور جماعتیں، اگر وہ کولیشن میں آتی ہیں تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کی، جسٹس کی بات کر رہے ہیں اور وہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے بھی پاکستان یا ریجن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ان کا حق ہے۔ اور جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے وہ بات کر رہی ہے زیادہ تر فورن پالیسی پہ اور اپنا جو ہے جو ری الائنمنٹ پہ اور ان چیزوں پہ، تو اس میں بھی دونوں طرف جو ہے وہ ہمارا جو یہاں کا ایک ریجن کا ایک آڈ ون آؤٹ ہے، اس کی طرف کسی کا بھی جھکاؤ نہیں ہے۔ تو ان کے ڈیموکریٹکلی یہ بنگلہ دیشیوں کا حق ہے، وہ جس کو بھی الیکٹ کرتے ہیں، جو بھی حکومت بناتا ہے، ریجن کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں پارٹیز اگر بنگلہ دیش کی جو ہے وہ بہتری چاہیں گی، بنگلہ دیش کے بارے میں سوچیں گی، تو یقیناً پھر وہ نئی ریجنل الائنمنٹ کے بارے میں سوچیں گی، وہ یقیناً وہ چائنا کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا چاہیں گی۔ یہ تو حماقت ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن نہ ہو، ان کا آلریڈی ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن یقیناً جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائے گا، لیکن انڈیا جس پوزیشن پہ ہے وہ اسی پہ رہے گا، چاہے پارٹی جو ہے وہ ایک آتی ہے، چاہے کولیشن گورنمنٹ آتی ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو الیکٹورل اس وقت جو موڈ ہے، وہ ہے ہی اینٹی انڈیا، اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے۔ تو اس چیز سے تو بالکل بھی کوئی بھی جو ہے نہ کسی کے مینڈیٹ میں ہے، کیونکہ جتنی مداخلت انڈیا نے شروع کر دی تھی، اتنی کسی بھی سوورن کنٹری کے اندر ایک سرٹن ٹائم کے بعد پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ایون پوسٹنگ پروموشنز جو ہیں وہ انڈینز وہاں پہ اپنے نیٹ ورک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بہت ان کے لیے ڈیمیجنگ تھا، یہ لوگوں کے لیے بہت سفوکیٹنگ تھا کہ ان کی جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے، اور ان کو ریجن میں آئسولیٹ کرتی جا رہی ہے اور بس ایک ویسل سٹیٹ بن کے رہ گئی ہے۔ تو پاکستان کے لیے دونوں جو اس وقت جو ہے کولیشن گورنمنٹ ہے یا طارق رحمان کی حکومت آتی ہے، پاکستان کے لیے دونوں کے ساتھ جو ہے چلنے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں بالکل، ہوگا۔ بنگلہ دیش کے انتخابات شفاف ہوں گے تو خطے کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر شازیہ انور۔